हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्वर्टिबल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है ना। अब हम मेथड्स पढ़ेंगे इन्वर्टिबल ऑपरेटर फाइंड करने के क्या तरीके हैं, ठीक है ना। तो तीन मेथड्स हैं, 3 मेथड्स टू फाइंड इन्वर्टिबल ऑपरेटर स्टूडेंट। तो सबसे पहला मेथड क्या है स्टूडेंट? सबसे पहला मेथड ये है कि टी इन्वर्टिबल तब होगा, अगर मान लेते हैं कोई टी लीनियर ऑपरेटर है ना, तो वो टी इन्वर्टिबल तब होगा अगर क्या हो, टी इज़, अगर कोई सपोज मान लेते हैं टी कोई लीनियर ऑपरेटर है, कहाँ से कहाँ तक, आर क्यूब से आर क्यूब तक, ठीक है ना। अब ऐसे भी हो सकता है टी को लीनियर ऑपरेटर हो R2 से R2 के ऊपर, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मान लेते हैं टी कोई लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम दिस, तो वो टी इन्वर्टिबल तब होगा, टी इज इन्वर्टिबल if and only if t is 1 1 and on 2। टी इन्वर्टिबल तब होगा अगर टी 1 1 हो और ऑन 2 हो। अगर आप ये दो चीज़ प्रूफ कर दें कि अगर कोई भी टी लीनियर ऑपरेटर दिया होगा गिवन, अगर आप ये प्रूफ कर दें कि टी 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, 1 1 और ऑन 2 कैसे प्रूफ करते हैं स्टूडेंट? जैसे आपने 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा, ठीक है। वैसे आपने टी 1 1 भी बताना है, टी ऑन 2 भी। अगर आप ये दो चीज़ बता देते हो तो उस केस में टी क्या कहलाएगा तुम्हारा? टी इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा मेथड ये कि टी इन्वर्टिबल होगा कब? अगर क्या हो, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ऑपरेटर, एक लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करे एस ऑन किस पर? आर क्यूब पे, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर कहाँ से कहाँ तक था? आर क्यूब से आर क्यूब। सिमिलरली एस भी एक लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा टी के लिए, जो कहाँ से कहाँ तक होगा? आर क्यूब से आर क्यूब तक होगा, ठीक है स्टूडेंट। सच दैट वो इस तरीके से हो कि एस टी इक्वल टू टी एस विच इज़ इक्वल टू आई, जो मैंने कल के लेक्चर में डेफिनेशन में आपको कहा था। इन्वर्टिबल ऑपरेटर क्या होता है कि अगर एस टी करूँ, मतलब एस का मतलब कि टी का ये इन्वर्स है, ठीक है ना। इन्वर्स को टी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब किसी ऑपरेटर के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से, या मैं लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई करूँ या राइट साइड मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो उस केस में भी वो फंक्शन, वो गिवन ऑपरेटर क्या कहलाता है? इन्वर्टिबल, ठीक। दूसरा मेथड ये फाइंड करने का, इन्वर्टिबल। अब तीसरा मेथड क्या है स्टूडेंट? तीसरा मेथड है कि टी इन्वर्टिबल तब होगा अगर क्या हो, टी इज़ नॉन सिंगुलर। अगर, अब मैंने आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन बताई थी, अगर टी आप प्रूफ कर देते हो कि नॉन सिंगुलर है तो उस केस में भी हम कह सकते हैं टी इन्वर्टिबल है, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 मेथड हैं इन्वर्टिबल ऑपरेटर को प्रूफ करने के लिए। अब आपकी मर्ज़ी है, इन तीनों में से जो मर्ज़ी मेथड लगाओ, जो आपको, जो कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई करता है। अगर कंडीशन जिस हिसाब से दी है, उस मतलब जिस हिसाब से ऑपरेटर दिया होगा उसी हिसाब से हम इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लगाकर हम इन्वर्टिबल ऑपरेटर दिखा सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फिर उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स ऐसे सपोज करते हैं, सपोज कर लेते हैं भाई कि टी ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो किसके बराबर है? ए बी सी के बराबर, ठीक है ना। मतलब टी की जगह पर ये है और एस की जगह पर ये है। सपोज टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस है, तो उस केस में अगर मुझे टी इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? टी इन्वर्स ऑफ ए बी सी विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड। मतलब टी इन्वर्स निकालना तो टी आगे चला जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, भाई ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इसी ऑन टू से हम इन्वर्स निकालते हैं। तो दिस एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखते हैं ना। तो सिमिलरली इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो इस कंडीशन से हम टी इन्वर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना होता है, फिर उसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मेथड आपको समझ आ गए, 3 मेथड। अब इन्हीं मेथड से कोई भी मेथड लगाकर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज जो तुम्हारी है, फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट? 1 मिनट, ये है स्टूडेंट एक्सरसाइज तुम्हारी 5B। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टी इज़ इन्वर्टिबल, कि हर एक
ऑपरेटर के लिए, मतलब ये जो नीचे दिए गए फर्स्ट और सेकंड ऑपरेटर जो डिफाइन है, इन हर एक के लिए आपने क्या बताना है, टी इज़ इन्वर्टिबल। पहले हमने ये शो करना है कि टी इन्वर्टिबल है, फिर एंड फाइंड द फार्मूला फॉर टी इनवर्स, और हमने टी इनवर्स का फार्मूला फाइंड करना है, मतलब टी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए आपको क्वेश्चन तो नज़र आ गया, अब हम इसका सोल्यूशन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए इसका सोल्यूशन ये आपको हाँ इधर दिख रहा है ना, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी फर्स्ट पार्ट नहीं, सबसे पहले हम बताएंगे कि टी इन्वर्टिबल है कि नहीं। ठीक है, तो इन्वर्टिबल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी तीनों मेथड से कोई भी मेथड लगाओ। तो मैं क्या मेथड लगाने वाला हूँ, नॉन सिंगुलर वाला। ठीक है ना, तो अगर मैं नॉन सिंगुलर प्रूफ कर देता हूँ तो टी इन्वर्टिबल होगा। तीसरे वाला मेथड, थर्ड वाला मेथड में लगाने लगा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि टी इज़ इन्वर्टिबल, कि टी इन्वर्टिबल होगा। कब होगा, अगर क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़ नॉन सिंगुलर, कि टी इन्वर्टिबल होगा अगर टी तुम्हारा नॉन सिंगुलर होगा। अब हमें क्या शो करना है, टी नॉन सिंगुलर, तो टू शो टी इज़ नॉन सिंगुलर, टू शो टी इज़ नॉन सिंगुलर। अब इसको नॉन सिंगुलर शो करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी अच्छे तरीके से, कि हम ये मान के चलते हैं कि लेट टी ऑफ एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल टू क्या है, 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, मान के चलते हैं कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इस तरीके से है। ठीक है, फॉर एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं, आर क्यूब को। ठीक है ना, क्योंकि इधर 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन किस में आते हैं, R3 में आते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब। ठीक स्टूडेंट, तो हमें टी नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ये जो ऑपरेटर है टी एक्स वाई जेड के ऊपर वो क्या है, 0 0 0, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि एक्स वाई जेड भी क्या है, 0 0 0। अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो उस केस में टी क्या कहलाएगा, तुम्हारा नॉन सिंगुलर। अगर टी नॉन सिंगुलर होगा तो टी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, दिस सप्लाइज, अब टी ऑफ एक्स वाई जेड, टी ऑफ एक्स वाई जेड जो गिवन था, गिवन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट गिवन ये है कि अभी जो मैंने गिवन दिखा ना भाई, क्या है कि टी ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है। अब हम लिखेंगे नाउ फर्स्ट पार्ट, नाउ फ्रॉम पार्ट फर्स्ट से क्या है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड कैसा डिफाइन है स्टूडेंट, वो है एक्स माइनस 3y माइनस 2z, y माइनस 4z और x, इस तरीके से डिफाइन है। तो इट मीन्स टी ऑफ एक्स वाई जेड की जगह पर ये चीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद में मैं अम्प्लाइज करके लिखूँगा, दिस अम्प्लाइज कि टी ऑफ एक्स वाई जेड कैसा डिफाइन है स्टूडेंट, वो इस तरीके से डिफाइन है, x माइनस 3y माइनस 2z, y माइनस 4z x। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से विच इज़ इक्वल टू 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब उसके बाद देखिए, अब जब कंपेयरिंग करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा, x माइनस 3y माइनस 2z विच इज़ इक्वल टू 0, कॉमा y माइनस 4z विच इज़ इक्वल टू 0, कॉमा x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लेते हैं ये इक्वेशन आप रफ में कर सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट या ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये जब हम फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो x की जगह पर इधर क्या आ जाएगा, 0, तो 0 माइनस 3y इट मीन्स आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज आ जाएगा माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, और इधर आएगा y माइनस 4z विच इज़ इक्वल टू 0, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड से, या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, आप इनमें से अगर किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करो, भाई मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताया ना, आप रफ में ऐसे लिख लो कि ये लिखा ना, आप उसके बाद रफ में लिख सकते हो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। फर्स्ट को यूज़ करो इसमें, तो आ जाएगा माइनस 3y माइनस 2z विच इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सपोज मान ले जाती है फोर्थ। ठीक है, अब ये फोर्थ नहीं बनेगी, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ
अगर मैं माइनस ले लूँ कॉमन, अंदर बचेगा 3y + 2z विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y = -2z, और यहाँ से मैं y = -2z/3 लिख सकता हूँ। अब ये y की वैल्यू जब यूज़ करेंगे इधर तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये z की वैल्यू 0 यूज़ करेंगे इधर, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं दिस सम्प्लाइज x = 0, y = 0, z = 0। ठीक है स्टूडेंट, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू भी 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, z की वैल्यू भी 0 आ रही है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस सम्प्लाइज आपके पास x y z जो है वो भी क्या आ गया 0 0 0। इट मीन्स हमने t ऑफ x y z मान के चले थे 0 0 0, और हमने ये प्रूव कर दिया कि x y z भी क्या है 0 0 0 है। ठीक है, तो देयरफॉर t इज़ नॉन सिंगुलर, कि हमने ये प्रूव कर दिया कि t क्या है तुम्हारा नॉन सिंगुलर है। तो हैंस t इज़ इन्वर्टिबल ऑपरेटर। तो हैंस ये आपको दिख रहा है, हाँ, हैंस t इज़ इन्वर्टिबल ऑपरेटर ऑन R3। ठीक है स्टूडेंट, कि t क्या है तुम्हारा इन्वर्टिबल ऑपरेटर है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी यहाँ तक कि इन्वर्टिबल ऑपरेटर निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो मैंने तीसरे वाला मेथड यूज़ करके मैंने बता दिया कि t क्या है तुम्हारा इन्वर्टिबल है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने फाइंड करना है, वो बोल रहा था एंड फाइंड द फार्मूला फॉर t इनवर्स, मतलब t इनवर्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड t इनवर्स, तो t इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने लेट किया कि t ऑफ x y z जो है वो किसके बराबर है a b c के बराबर। ठीक है, ये आपने लेट कर लेना है। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए दिस सम्प्लाइज। अब t ऑफ x y z कैसा डिफाइन है, वो इस तरीके से डिफाइन है x - 3y - 2z y - 4z x विच इज़ इक्वल टू a b c। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ आई। अब यहाँ से देखिए, अब अगर मैं कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करूँ तो क्या आएगा x - 3y - 2z विच इज़ इक्वल टू a, y - 4z विच इज़ इक्वल टू b, कॉमा x इक्वल टू c। अब सिमिलरली उसी तरीके से आप इसको फर्स्ट मान लो, या इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन यूज़ करोगे, इसमें इधर आ जाएगा c - 3y - 2z विच इज़ इक्वल टू a, और इसको ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो z की वैल्यू आप लोग z की या y की निकालो, वो सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो आपके पास अगर y की सब्स्टिट्यूट किधर की तो z की वैल्यू आ जाएगी, अगर z की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की है तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट। तो आपके पास इस तरीके से कुछ वैल्यू आ जाएंगी। किस तरीके से स्टूडेंट, दिस सम्प्लाइज जब आप कंपेयर करोगे ना इसके साथ, तो आपके पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट x इक्वल टू x की वैल्यू तो c आ जाएगी। ठीक है ना, और y की वैल्यू आएगी, आप ऐसे लिखोगे x इक्वल टू c, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, y की वैल्यू आएगी -2a + b + 2c/7। ठीक है स्टूडेंट, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, z की वैल्यू आ जाएगी -a - 3b + c/40। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगी z की वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करना आता है ना भाई, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ठीक है ना, तो उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया आपको, इक्वेशन किसी एक को भाई एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। 10th में आपने कितने मेथड पढ़े हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब जबकि x और y की वैल्यू ये आ गई, तो आप लिख सकते हो दिस सम्प्लाइज के दिस सम्प्लाइज, यहाँ से देखिए t इनवर्स निकलेगा ना, यहाँ से t इनवर्स आगे चला जाएगा, t आगे जाएगा, t इनवर्स ऑफ a b c आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस सम्प्लाइज t इनवर्स ऑफ a b c विच इज़ इक्वल टू क्या है x y z है। तो दिस सम्प्लाइज ये आप इसको, हाँ ये चीज़ आ जाएगी। तो दिस सम्प्लाइज t इनवर्स ऑफ a b c विच इज़ इक्वल टू x की जगह पर वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है c, कॉमा y की जगह पर ये वैल्यू रखो,
-2a+3+2c/7 कामा z की जगह पर -a-3b+c/14। तो दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ t। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्टिबल ऑपरेटर कैसे, फंक्शन ही कहेंगे सॉरी, ऑपरेटर के इन्वर्टिबल ऑपरेटर कैसे दिखाते हैं और फिर उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट। तो आई होप आपको कहानी पूरी समझ आई होगी। तो उसके बाद एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट बाकी वाले, वो आप लोग इसी तरीके से खुद ट्राई करेंगे। मैं देखूंगा जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हुआ वो मैं खुद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट आप लोग रिप्लाई नहीं करते, आप लोग रिप्लाई किया करो, ठीक है ना। तो रिप्लाई करने से मुझे भी पता लगता है कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही समझ, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग रिप्लाई भी करें और समझें। तो अगर जिसको नहीं समझ आती वो दोबारा से वीडियो को देखें, मतलब एक बार देखने से अगर नहीं समझ आती 2 बार देखो, ठीक है ना। तो फिर आपको हर बात समझ आ जाएगी स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं।